देखिए आप इसमें अनुकूलन पढ़ रहे थे, अनुकूलन में आपने ये जान लिया था कि सबसे पहले अपन पादपों का अनुकूलन जान रहे थे कि सजीवों का वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना ही क्या था, अनुकूलन था। उसमें अपन सबसे पहले बात कर रहे थे पादपों के अनुकूलन की। उन पादपों के अनुकूलन में भी आपने पढ़ा था कि आवास के आधार पर, नंबर फर्स्ट था, आवास के आधार पर पादपों को दो भागों में अपने बांटा था, जलोद्भिद पादप और स्थलीय पादप। जो जलोद्भिद पादप थे उसके अंतर भी अपन ने फिर तीन प्रकार बना लिए थे कि तैरने वाले थे, उसमें डूबे हुए थे, उभयचरी थे। फिर स्थलीय पादप थे, उसमें फिर अपन ने मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, क्रायोफाइट्स, ये अपन ने अलग अलग पादप और जान लिए थे। यहाँ अब अपन जानेंगे जलीय पादपों में क्या क्या अनुकूलन होते हैं, उनकी पत्तियों में, उनकी जड़ों में, उनके तनों में क्या विशेषताएं हो जाती हैं जलीय पादप, ताकि वो जल के अंदर आसानी से रह पाते हैं। सबसे पहले अपन बात करें इसकी जड़ों की, तो ध्यान रहे इनका जड़ तंत्र जो है बड़ा वीक होता है, या यूँ कह सकते हैं अल्प विकसित होता है, अथवा कुछ पादपों में तो जड़ तंत्र होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जड़ या मूल का प्रमुख कार्य होता है जल का अवशोषण करना या मिनरल्स का अवशोषण करना, लेकिन इनके चारों ओर पानी होता है, तो इसलिए मूल तंत्र की इसकी विशेष आवश्यकता होती नहीं है। पत्तियां की अगर बात, तने की अगर अपन बात करें तो तना इनका बिल्कुल पतला होता है शाक के रूप में, ताकि जल का प्रवाह अगर तेजी से आए तो वो मुड़ सके और टूटे नहीं। पत्तियां चौड़ी होती हैं, पानी के ऊपर आसानी से तैर सकें, छत्राकार प्रकार की होती हैं, रिबन जैसी पत्तियां होती हैं। यानी आप देख सकते हैं वो सारे अनुकूलन जिनकी वजह से जलीय पादप जल के अंदर सुरक्षित रह सके, वो सारे अनुकूलन पाए जाते हैं, उनकी अपन अब यहाँ चर्चा करेंगे। तो अपन देखते हैं यहाँ पर जलोद्भिद पादपों में अनुकूलन। तो हेडिंग आपकी बन रही है जलोद्भिद यानी कि हाइड्रोफाइट्स। जलोद्भिद पादपों में अनुकूलन कि जल के अंदर पाए जाने वाले पौधों में क्या क्या अनुकूलन उनमें हो जाते हैं ताकि वो जल के अंदर आसानी से रह पाए। तो इसमें एक एक भाग का अपन वर्णन करेंगे। सबसे पहले अपन इसमें बात कर रहे हैं मूल या रूट या जड़ की। मूल यानी कि जड़। तो देखिए जड़ के बारे में मैंने अभी बताया कि इनका जल का मुख्य कार्य क्या था, जल का अवशोषण करना, परंतु ये पादप है ही जल के अंदर। इसका मतलब इनके अंदर या इनके लिए जड़ की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। इन पादपों में जड़ जो है वो विकसित नहीं होती है, अल्प विकसित होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो स्थलीय पादप होते हैं उसमें भी विशेषकर समोद्भिद पादप, उनकी जड़ें बहुत गहरी तक होती है, बड़ी होती है, जैसे नीम है, बम्बूल है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ इनकी आवश्यकता है नहीं। इसमें एक विशेषता और है कि जड़ जो होती है या जो मूल होती है उसके आगे मूल गोप होता है, यानी रूट कैप जिसे कहते हैं, जो कि जड़ की सुरक्षा के लिए होता है। लेकिन जलोद्भिद पादपों में मूल गोप नहीं पाया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स अपन को याद रखने हैं कि जलोद्भिद पादपों में अपन अनुकूलन जान रहे हैं, उसमें भी नंबर 1 मूल या जड़ के बारे में अनुकूलन जानेंगे। तो देखिए इसके क्या क्या पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं मूल का मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इन पादपों के चारों ओर का माध्यम ही क्या है, जल है। इसका मतलब इनमें जड़ कैसी होंगी, अल्प विकसित होंगी। तो देखिए आप लिख सकते हैं मूल का मुख्य कार्य, मूल का मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना होता है। मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना होता है। मूल कह दो या जड़ कह दो, मूल का मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना होता है। परंतु इन पादपों के चारों ओर, परंतु इन पादपों के चारों ओर माध्यम ही जल होता है, के चारों ओर माध्यम ही जल होता है, जिससे इनमें अल्प विकसित
मूल तंत्र होता है। तो देखिए क्या पॉइंट नोट करने का है, मूल का मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना होता है, परंतु इन पादपों के चारों ओर माध्यमी जल होता है, जिससे इनमें अल्प विकसित क्या होता है, मूल तंत्र होता है, अल्प विकसित मूल तंत्र होता है। अब देखिएगा कुछ पादप तो ऐसे भी होते हैं जिनमें जड़ होती नहीं, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है इस बात की। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो यह है सीरोटोफिलम, ध्यान रखिएगा नाम सीरोटोफिलम। तो आप लिख लें इस पॉइंट को, कुछ पादपों में मूल तंत्र का ही अभाव होता है। देखो कुछ पादपों में मूल तंत्र का ही अभाव होता है। कुछ पादपों में तो क्या है, मूल तंत्र का ही अभाव होता है, जैसे सीरेटोफिलम, जैसे सीरेटोफिलम याद रखिएगा, जैसे सीरेटोफिलम। ये एक जलीय पादप का नाम है सीरेटोफिलम। सीरेटोफिलम, तो देखिए सीरेटोफिलम ऐसा पादप है जिसके अंदर जड़ ही नहीं पाई जाती है, सीरेटोफिलम है। इसके अलावा एक पादप और है, देखो कुछ पादपों में मूल तंत्र का ही अभाव होता है, जैसे सीरेटोफिलम, उसमें नहीं पाई जाती है। इसके अलावा वोल्फियम, वोल्फिया, इसके अंदर भी जड़ का अभाव होता है, या इसे आप कह सकते हैं वुल्फिया, इसमें भी जड़ नहीं पाई जाती। इसके अलावा साल्विनिया, साल्विनिया, इसके अंदर भी किसी प्रकार की जड़ नहीं पाई जाती है। ये वो पादप हैं जिनमें किसी प्रकार की जड़ नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, नाम मैं लिख रहा हूं, इनके नाम याद रखिएगा। एक तो है सीरेटोफिलम, एक तो प्लांट कौन सा है, सीरेटोफिलम, एक है वुल्फिया, एक है साल्विनिया। इन पादपों के अंदर जड़ का पूर्णतः अभाव होता है इत्यादि, इनमें जड़ तंत्र ही नहीं पाया जाता। एक बात और कर लें, ये जल का अवशोषण अपनी पूरी सतह से ही करते हैं। वैसे मुख्य कार्य जड़ का होता है, जो जड़ होती है उसका ही मुख्य कार्य क्या है, जल का अवशोषण करना होता है, परंतु ये पादप अपनी संपूर्ण सतह से ही क्या करते हैं, जल का अवशोषण कर लेते हैं। तो देखिए एक पॉइंट ये भी आपके पास बन के आ जाता है कि ये जल का अवशोषण, ये जल का अवशोषण, ये जल का अवशोषण अपनी संपूर्ण सतह द्वारा कर लेते हैं। ये जल का अवशोषण अपनी संपूर्ण सतह द्वारा कर लेते हैं। ये जल का अवशोषण अपनी संपूर्ण सतह के द्वारा क्या है, कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसकी जड़ की आप ये कह सकते हैं कि मूल में प्राय इनमें मूल रोम ही नहीं होता, जड़ में मूल में प्राय मूल रोम अनुपस्थित होता है। जो रूट हेयर है वो नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि अवशोषण का मुख्य कार्य किसका होता है, रूट हेयर का, यानी कि मूल के जो रोम है वही जल का अवशोषण ज्यादा करते हैं, तो वही इसमें नहीं होते हैं। मूल में प्राय मूल रोम अनुपस्थित होते हैं, यानी कि वो नहीं पाए जाते हैं, तथा मूल गोप के स्थान पर मूल कोटरियां पाई जाती हैं, तथा मूल गोप जिसे कि कहा जाता है रूट कैप,
ध्यान रहे, रूट के पौधे की जड़ में आगे का हिस्सा होता है, जो कि जब जड़ें आगे की ओर बढ़ती है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है मूल को। लेकिन देखो, मूल में प्राय मूल रोम अनुपस्थित होते हैं, मूल रोम नहीं पाए जाते हैं, तथा मूल गोप जिसे अपन रूट कैप कहते हैं के स्थान पर यानी कि मूल गोप के स्थान पर, रूट कैप जिसे अपन कहते हैं के स्थान पर मूल कोटरिकाएं, के स्थान पर मूल कोटरिकाएं, के स्थान पर मूल कोटरिका यानी कि रूट पैकेट्स जिसे आप कह दें, रूट पैकेट्स पाए जाते हैं। अब ये इसमें पाए जाते हैं तो ये मूल के अग्रभाग को इनका मुख्य कार्य क्या है? देखो, ये मूल अनुपस्थित होते थे, मूल गोप के स्थान पर मूल कोटरिकाएं यानी कि रूट पैकेट्स पाए जाते हैं। रूट पैकेट्स पाए जाते हैं, ये मूल के अग्रभाग की रक्षा करती हैं, यानी कि इनका जैसे जो कार्य मूल गोप का था वो कार्य ये करती हैं, पाए जाते हैं, जो मूल के अग्रभाग की रक्षा या सुरक्षा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मूल में प्राय मूल रोम अनुपस्थित होते हैं तथा मूल गोप के स्थान पर मूल कोटरिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि जो कार्य मूल गोप का होता है वो कार्य ये करते हैं रूट पैकेट्स, जो मूल के अग्रभाग की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। अब मूल के अग्रभाग की रक्षा करते हैं। अब इनमें मूल का जो मुख्य कार्य है जलीय पौधों को संतुलन स्थिति में बनाए रखना होता है, यानी कि इन पौधों के अंदर जो जड़ जिन पौधों में पाई जाती है उनका कार्य होता है कि पौधे को संतुलन स्थिति में बनाए रखना। तो आप कह सकते हैं इन पादपों में, क्योंकि जल का अवशोषण तो है ही नहीं, जो जलोद्भिद पादप है, इन पादपों में मूल अथवा आप इसे क्या कहते हैं, जड़, इन पादपों में मूल या इसे अपन क्या कहते हैं, जड़ का मुख्य कार्य जलीय पौधों को में मूल या जड़ का मुख्य कार्य पौधे को संतुलन स्थिति में बनाए रखना होता है। कार्य पौधे को संतुलन स्थिति में बनाए रखना होता है। और देखो, संतुलन स्थिति बनाए रखने का कार्य जिसमें होता है उस पादप का नाम है लैमिना। लैमिना तो आप कह सकते हैं जैसे लैमिना एक पादप है, जलीय पादप, जिसके अंदर मूल का मुख्य कार्य क्या है, पौधे की संतुलन अवस्था को बनाए रखना, ये कार्य होता है। अब देखिएगा, कुछ पादपों की जो जड़ें होती हैं जैसे कि सिंगाड़ा है, इनकी जड़ें हरी होती हैं और इनका कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना क्लोरोफिल की सहायता से। तो यहाँ इसमें कुछ पादप जैसे सिंगाड़ा है, उसकी जड़ें ऐसी होती हैं कि वो हरी होती है और क्या करने में सक्षम होती है, प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होती है। तो ये पॉइंट भी आप इसमें नोट कर सकते हैं ताकि जड़ के सारे पॉइंट अपने पास कंप्लीट हो जाए। तो देखो, कुछ पादपों, याद रखिएगा, कुछ पादपों जैसे सिंगाड़ा जिसे अपन कह सकते हैं, सिंगाड़े को कहते हैं अपन ट्रेपा या ट्रेपा की जड़ें, कुछ पादपों जैसे सिंगाड़ा यानी कि ट्रेपा की जड़ें प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, यानी कि हरे रंग की होती हैं, प्रकाश संश्लेषण हेतु हरे रंग की होती है। कह सकते हैं कि जड़ें प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटो सिंथेसिस
हेतु हरे रंग की होती है। ध्यान रखिएगा भाई, स्पेशल पॉइंट है, किस पादप की जड़ें हरे रंग की होती है तो वो कौन सा आएगा, सिंगाड़ा। ट्रेपा की जड़ें प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या होती है, हरे रंग की होती है, जिसे एसिमिलेटरी रूट्स कहते हैं, जिसे एसिमिलेटरी रूट्स, यानी यूं कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं स्वांगीकारी, यानी एसिमिलेटरी रूट, यानी कि स्वांगीकारी जड़ कहते हैं। तो ध्यान दें, अपन ने जो जलीय पादप जो थे, जलोद्भिद जो प्लांट्स थे, यानी हाइड्रोफाइट जो प्लांट्स थे, उसमें क्या क्या अनुकूलन थे उनके बारे में आपने जाना है। और उस अनुकूलन में भी विशेष से अपन जो जान रहे हैं वो अपन जान रहे हैं जड़ के बारे में, कि भाई जड़ के अंदर क्या क्या अनुकूलन इसके अंदर आ जाता है। तो देखिए, उसके अनुकूलन के अंतर्गत अपन ने क्या क्या देखा कि सबसे पहले मूल के बारे में अपन जान रहे थे। मूल का मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना होता है, परंतु इन पादपों के चारों ओर माध्यमी जल होता है, जिससे इनमें अल्प विकसित मूल तंत्र होता है। कुछ पादपों में मूल तंत्र का ही अभाव होता है, नहीं पाया जाता है, जैसे सेरेटोफिलम के अंदर नहीं पाया जाता है। वुल्फिया, इसमें किसी प्रकार की जड़ नहीं होती है। साल्विनिया, इसमें भी जड़ें नहीं होती हैं। इसके अलावा देखो, ये जल का अवशोषण अपनी संपूर्ण सतह द्वारा कर लेते हैं। मूल में प्राय मूल रोम अनुपस्थित होता है तथा मूल गोप के स्थान पर मूल कोट्रिकाएं, यानी रूट पैकेट्स पाए जाते हैं, जो मूल के अग्रभाग की रक्षा करते हैं। ध्यान रखना, जो कार्य रूट कैप करती है, यानी मूल गोप का कार्य होता है मूल के अग्रभाग की रक्षा करना, और उस कार्य को इन जलोद्भिद पादपों के अंदर जिनमें जड़ें पाई जाती हैं उनमें ये कार्य कौन करते हैं, रूट पैकेट्स करते हैं। इन पादपों में मूल या जड़ का मुख्य कार्य पौधे को संतुलन स्थिति में बनाए रखना होता है। जिनमें जड़ें पाई जाती है वो संतुलन स्थिति में बनाए रखने का कार्य करती हैं। और ये जैसे पादप है लेमना के अंदर ये इस तरह से पाया जाता है कि जड़ें इनमें संतुलन का कार्य करती हैं। फिर आपने देखो नोट किया, कुछ पादपों, जैसे इससे थोड़ा ऊपर लिख दें ताकि आपको दिख जाए। तो देखिए, अपन जड़ के बारे में लिख रहे थे कुछ पॉइंट्स, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एग्जिट ऐसे कैसे एक बार नोट कर लीजिए। एक बार ये पॉइंट और लिख देता हूँ। देखो, आपको मैंने ये बताया था कि सिंगाड़ा ऐसा पौधा होता है जिसकी जड़ें हरे रंग की होती है। हरे रंग की होने से इसमें क्लोरोफिल होगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, सहायक होती है, यानी भोजन बनाने में सहायक होती है। तो आप कह सकते हैं, देखो यहीं इसमें ये कह रहे हैं कि कुछ पादपों, इस पॉइंट को भी ऊपर लिख रहे हैं ताकि आपको सबको दिख जाए। कुछ पादपों जैसे सिंगाड़ा, कुछ पादपों जैसे सिंगाड़ा, जिसे अपन कहते हैं ट्रेपा, जैसे सिंगाड़ा या ट्रेपा की जड़ें प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस हेतु हरे रंग की होती है, यानी कि अपना भोजन स्वयं बना लेती है, जिसे एसिमिलेटरी रूट या इसे कहते हैं स्वांगीकारी जड़, स्वांगीकारी जड़। ये लीजिए, तो ये एक विशेष पॉइंट और आपने ले लिया है कि सिंगाड़ा पादप का याद रखेगा। और ऐसी जड़ें जो भोजन बनाती हैं उन्हें अपन कहते हैं एसिमिलेटरी रूट या स्वांगीकारी जड़ें, या क्या कहते हैं ना, स्वांगीकारी जड़ें कहते हैं। यहाँ अपने जड़ वाला जो अनुकूलन था जलीय पादपों का जड़ संबंधी, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बात करेंगे नंबर सेकंड इसी के अंदर, वो है स्तंभ या तने।
कि क्या अनुकूलन होते हैं जलीय पादपों में। एक बार इसे नोट कीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखें, आपने जलोद्भिद पादप यानी कि हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स हैं उनमें जड़ संबंधी जो अनुकूलन था वो आपने समझ लिया था, जान लिया था। अब अपन इसके अंदर बात करेंगे नंबर 2 पर, वो है तना या अपन कह सकते हैं उसे स्तंभ। तने या स्तंभ में क्या अनुकूलन है इसमें वो देखेगा। स्तंभ या आप इसे कह दे तना यानी कि स्टेम। अभी आपको बताया था कि इसका स्टेम जो है इस प्रकार से अत्यधिक कोमल होता है, पतला और लचीला होता है, ताकि जल के प्रवाह से वो क्या रह सके, सुरक्षित रह सके। तो तने की क्या विशेषता होती है इसकी? अत्यधिक कोमल, अत्यधिक कोमल, इसके अलावा पतला व लचीला, पतला व लचीला, ताकि अत्यधिक कोमल, पतला व लचीला, पतला व लचीला, ताकि जल के प्रवाह में प्रवाह में सुरक्षित रह सके। ताकि जल के प्रवाह में वो कैसा रह सके, सुरक्षित रखे। अत्यधिक कोमल, पतला व लचीला, ताकि जल के प्रवाह में सुरक्षित रह सके। ये एक तो विशेषता इसकी है। कायिक परिवर्धन भी पाया जाता है तने की एक विशेषता ये, कायिक परिवर्धन पाया जाता है। ये लीजिए, तो ये अपन ने जलोद्भिद पादपों के तने की विशेषता देख ली। अत्यधिक कोमल होगा, पतला होगा, लचीला होगा। इसके अलावा कायिक परिवर्धन भी पाया जाएगा, यानी कि वेजिटेटिव डेवलपमेंट इसके अंदर पाया जाएगा। तीसरा अगर अपन देखें इसकी पत्तियां, ये पत्तियां किस तरह से होती है जलोद्भिद पादपों की, तो देखो पत्तियां, लीव्स। अगर पत्तियों की भी विशेषता देखें तो ये देखो, पत्तियों में अपन 2 भागों में बांट करके इसे आप पढ़ सकते हैं। नंबर ए अपन इसे ले लें कि जल की सतह पर तैरने वाली पत्तियां, जल की सतह पर तैरने वाली पत्तियां। पहला अपन ले रहे हैं पत्तियों की विशेषताओं में, पहली पत्ती ले रहे हैं जो जल की सतह पर तैरती है। जल की सतह पर जो तैरने वाली जो पत्तियां होंगी वो प्राय कैसी होंगी, लंबी, चौड़ी, बेलनाकार। ये होंगी लंबी, चौड़ी, बेलनाकार। जल की सतह पर तैरने वाली पत्तियां होंगी लंबी, चौड़ी और साथ में कैसी होंगी, बेलनाकार होंगे। बेलनाकार, चिकनी भी होंगी। बेलनाकार, चिकनी, यूँ और फिर यूँ भी कह सकते हैं आप इसमें, जो लंबी बेलनाकार चिकनी होंगी और यूँ कह सकते हैं छत्रिकाकार, यानी छतरी जैसी, छत्रिकाकार, इस तरह के आकार, जैसे छतरी जैसी आकृति की बनी रहेंगी। इससे क्या होगा, यूँ कह सकते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं पेल्टेट, पेल्टेट कहलाती हैं ऐसी, यानी कि छत्राकार या छत्रिकाकार, यानी कि पेल्टेट होती हैं तथा गहरे रंग की होती हैं। तथा गहरे रंग की होती हैं। तो देखो, लंबी, चौड़ी, बेलनाकार, चिकनी, छत्रिकाकार तथा गहरे रंग की होती है।
तथा गहरे रंग की होती हैं। इसकी ऊपरी सतह जो होती है, जो तैरती हैं, इन पत्तियों के ऊपर वैक्स यानी कि मोम होता है। इससे क्या होता है कि इससे किसी भी तरह के केमिकल या जल का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट अगली विशेषता इन पत्तियों की आप ये भी कह सकते हैं नंबर ए वाली, कि इनकी ऊपरी सतह पर वैक्स या आप इसे कह सकते हैं मोम के समान परत पाई जाती है, के समान परत पाई जाती है। इसकी ऊपरी सतह पर वैक्स या मोम के समान जो है एक परत पाई जाती है, जिसके कारण पत्तियों पर जिसके कारण पत्तियों पर जल एवं रसायन आघातों का प्रभाव नहीं पड़ता है। जल एवं रसायनों के आघातों का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण पत्तियों पर जल और रसायनों के आघातों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ आपने देखो विशेषताएं अपन देख रहे थे जलोद्भिद पादपों की। पहली विशेषता आपने देखी थी जड़ संबंधी या रूट संबंधी विशेषताएं देखी थी। जड़ या रूट के अंदर आपने देख लिया था कि जड़ें या तो अल्प विकसित होंगी या फिर अगर हैं तो वो पौधे के संतुलन में सहायक होंगी। बहुत से पादप ऐसे थे जैसे वोल्फिया है, साल्विनिया है, इनके अंदर जड़ थी नहीं। या कुछ जैसे सिंगाड़ा जैसा ऐसा पादप था जिसकी जड़ कैसी थी, हरी थी, ताकि प्रकाश संश्लेषण कर सके। ऐसी जड़ों को आपने जो नाम दिया था, उन जड़ों को अपन ने कहा था एसिमिलेटरी रूट्स या स्वांगीकारी जड़ें अपन ने उसको कहा था। फिर आपने देखा नंबर बी पे स्तंभ, तना या स्टेम। इनकी क्या विशेषता होती है कि अत्यधिक कोमल, पतला और लचीला होता है ताकि जल के प्रवाह में सुरक्षित रह सके। कायिक परिवर्धन इनमें पाया जाता है। फिर अपन नंबर 3 में बात कर रहे थे पत्तियों में यानी कि लीव्स में क्या अनुकूलन होते हैं। तो उसको दो भागों में अपन ने बांटा है। नंबर ए भाग जो अपन ने बांटा है वो है जल की सतह पर तैरने वाली पत्तियां। बी अपन लेंगे जल में डूबी हुई पत्तियां। तो एक ही अपन बात करें जल की सतह पर तैरने वाली पत्तियां कैसी होती है, लंबी होती है, चौड़ी होती है, बेलनाकार होती है, चिकनी होती है, छत्रिकाकार जिसे कहते हैं पेल्टेट, तथा गहरे रंग की होती है। इनकी ऊपरी सतह पर वैक्स यानी मोम के समान एक परत पाई जाती है, जिसके कारण पत्तियों पर जल एवं रसायनों के आघातों का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अपन बात कर लेंगे नंबर बी, जल में डूबी हुई पत्तियों में क्या विशेषताएं होती है जलोद्भिद पादपों में। नंबर बी, देखो पत्तियों में ही चल रहा है। नंबर बी अपन इसके बाद यहां लिख रहे हैं। तो नंबर बी जो है अपने पास वो है जल में डूबी हुई पत्तियां। जल में डूबी हुई पत्तियां। अब आप अनुमान लगाइए कि जो पत्तियां जल के अंदर डूबी होगी उनकी क्या विशेषता होंगी। वो विशेषताएं रिबन या फीते के समान होनी चाहिए, कटी फटी होनी चाहिए ताकि जल में वो खराब नहीं हो। तो इनकी विशेषताएं या इसके अनुकूलन के बारे में कह सकते हैं कटी फटी, रिबन के समान। कटी फटी रिबन के समान। तो पहली विशेषता क्या होती है, पत्तियां कैसी होती है, कट्टी फटी होती है, रिबन के समान होती है, जो जल तरंगों के हिलने डुलने से नष्ट नहीं होती है। जल के समान जो जल तरंगों के हिलने डुलने से नष्ट नहीं होती। नष्ट नहीं होती हैं।
ये अपन ने पत्तियों की विशेषताएं जान ली है। तो देखो, जलीय पौधों की पत्तियां यानी कि लीव्स, जो लीव्स हैं या पत्तियां हैं, उनकी क्या विशेषताएं थी, क्या अनुकूलन थे, उसको दो भागों में बांटा। जल की सतह पर तैरने वाली पत्तियां और नंबर बी लिए जल में डूबी हुई पत्तियां। सतह पर तैरने वाली पत्तियां लंबी, चौड़ी, बेलनाकार, चिकनी, छत्रिकाकार होती है। इनकी ऊपरी सतह पर मोम के समान या वैक्स जैसी एक परत पाई जाती है, जिससे कि वो जल और रसायनों से बची रहती है। नंबर बी है जल में डूबी हुई पत्तियां, जो कि कटी फटी रिबन के समान होती हैं, जो जल तरंगों के हिलने डुलने से नष्ट नहीं होती हैं। तो आपने 3 की विशेषताएं देख ली है। जड़ें देख ली आपने, इनकी तना देख लिया है, पत्तियां देख ली। अब हम नंबर 4 पे अगर अपन बात करें, अपन देखेंगे। देखो, नंबर 1 आपने देखी है, इसके अंदर मूल। नंबर 2 पे स्तंभ। नंबर 3 पर अपन देख ली पत्तियां। नंबर 4 पर अपन देखेंगे पुष्प, फल और बीज। उनकी क्या विशेषता है, उनको और अपन देखते हैं कि जलीय पादपों में पुष्प कैसे होते हैं। प्राय बता दें कि इनमें जनरली पुष्प इतने होते नहीं हैं। अगर होते हैं तो उनमें बीज बनते नहीं हैं। अगर होते हैं बीज तो ये बहुत ही हल्के होते हैं, सतह पर तैरते रहते हैं। और इनमें जो परागण होता है यानी पॉलिनेशन जो होता है, वो पॉलिनेशन होता है जलीय पॉलिनेशन, यानी जलीय परागण होता है। तो अब देखिएगा, पहला जड़, दूसरा तना और तीसरा पत्तियां आपने देख ली है। नंबर 4 पर अपन लेंगे, इसके अंदर वो है पुष्प यानी कि फूल, फल व बीज। फल व बीज यानी कि यूँ कह सकते हैं आप फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। इन तीनों ही पॉइंटों के बारे में अपन एक साथ लिख रहे हैं। तो देखिए, इनके बारे में क्या कह सकते हैं। अभी भी मैंने पॉइंट बताया कि इनके फल एवं बीजों का भार हल्का होता है। इनके फल एवं बीजों का भार हल्का होता है। इनके फल एवं बीजों का भार क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, जिससे जल की सतह पर आसानी से तैर सकते हैं। जिससे ये जल की सतह पर आसानी से तैर सकते हैं। यानी जल के इनके भार कम होने के कारण जल की सतह पर ये आसानी से तैरने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। अब अपन कह सकते हैं आसानी से तैर सकते हैं। प्राय इन पादपों में पुष्प जो है बहुत ही कम जातियों में मिलते हैं। प्राय जलोद्भिद पादपों में पुष्प बहुत ही कम जातियों यानी कि स्पीसीज में पाए जाते हैं। प्राय जलविद पादपों में पुष्प बहुत ही कम जातियों यानी स्पीसीज जो है उनमें पाए जाते हैं, यानी बहुत ही कम पुष्प मिलते हैं। जिनमें पुष्प बनते हैं उनमें बीज कभी कभी बनते हैं, या यूं कह सकते हैं। जिनमें पुष्प पाए जाते हैं उनमें बीज यदा कदा ही बनते हैं। फिर ये कि इनमें जनन कैसे होता है, इसका मतलब इनमें जो है जनन वो कायिक जनन पाया जाता है, यानी कि बीज के अंकुरन वाली स्थिति इनमें नहीं पाई जाती है, यानी जर्मिनेशन नहीं होता है। जिनमें पुष्प पाए जाते हैं उनमें बीज यदा कदा ही यानी कभी कभी बीज उनके अंदर क्या होते हैं, बनते हैं। तो अपन ने देखो 4 विशेषताएं देख ली। नंबर 5 अपन पढ़ेंगे इसमें परागण, कि इन पादपों में परागण या इसे अपन कहते हैं पॉलिनेशन। परागण या पॉलिनेशन होता क्या है, देखो एक पुष्प के
परागकोश से पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। एक पुष्प के परागकोश से पराग कणों का यानी कि पोलन ग्रेन्स का दूसरे पुष्प के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब इसमें परागण का माध्यम क्या बनता है? जैसे परागण हवा के द्वारा भी होता है, जंतुओं के द्वारा भी होता है, पक्षियों के द्वारा भी होता है, पशुओं के द्वारा भी होता है, लेकिन यहाँ जो परागण की क्रिया होगी वो जल के द्वारा होगी। यानी यूँ कह सकते हैं वेलिसनेला जैसा जो पादप होता है, वेलिसनेरिया में जल परागण पाया जाता है जो कि जलीय पादप है। तो आप कह सकते हैं वेलिसनेरिया, जो कि एक जलीय पौधा है। ध्यान दीजिएगा, वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया जो कि जलीय पादप है। वेलिसनेरिया जो कि जलीय पादप है में जल परागण यानी कि पानी के द्वारा होने वाला परागण जिसे बोलते हैं हाइड्रोफिली, यानी कि जल परागण पाया जाता है। जल के माध्यम से। और परागण मैंने अभी आपको बताया कि एक पुष्प के परागकोश से पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना किसी भी माध्यम से, वही क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। तो देखो परागण आपने लिख लिया, वेलिसनेरिया जो कि जलीय पादप है में जल परागण यानी हाइड्रोफिली पाया जाता है, जल के द्वारा होने वाला परागण पाया जाता है। और ऐसे पुष्प जिनमें जल परागण होता है वो कहलाते हैं जल परागित पाया जाता है। और देखो ऐसे पुष्प जिनमें जल परागण होता है यानी कि हाइड्रोफिली होता है, जल परागण होता है, वो पुष्प कहलाते हैं जल परागित यानी कि हाइड्रोफिलस होता है। हाइड्रोफिलस जल परागित, ऐसे पुष्प जिनमें जल परागण होता है हाइड्रोफिलस, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफिलस यानी कि जल परागित पुष्प कहलाते हैं। तो देखें, आप जलीय पादपों में अनुकूलन देख रहे थे। उन अनुकूलनों में आपने एक तो जड़ का अनुकूलन देख लिया, फिर आपने तने का अनुकूलन देख लिया नंबर 2 पे, नंबर 3 पे आपने पत्तियों के अनुकूलन देख लिए। ए और बी दोनों पार्ट अपने पढ़े थे, तैरने वाली पत्तियां पानी के ऊपर और पानी में डूबी हुई पत्तियां। नंबर 4 पे फिर आपने देखा है पुष्प, फल और बीज में क्या अनुकूलन है। तो देखो इनके फल और बीजों का भार हल्का होता है, भार इनमें बहुत कम होते हैं कह सकते हैं, जिससे जल की सतह पर आसानी से तैर सकते हैं। प्राय जलोद्भिद पादपों में पुष्प बहुत ही कम जातियों में पाया जाता है, यानी कि नहीं के बराबर पुष्प होते हैं, और जिनमें पुष्प पाए जाते हैं उनमें बीज ज़्यादा कदा ही बनते या नहीं के बराबर बनते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था इसके अंदर जिनमें पुष्प पाए जाते हैं उनमें बीज ज़्यादा कदा ही बनते हैं। परागण, पोलिनेशन, वेलिसनेरिया जो कि एक जलीय पादप है में जल परागण यानी हाइड्रोफिली, ध्यान रखना जल परागण को अपन कहते हैं, टेक्निकल टर्म्स है हाइड्रोफिली, पाया जाता है। ऐसे पुष्प जिनमें जल परागण होता है हाइड्रोफिलस पुष्प यानी कि जल परागित पुष्प कहलाते हैं। तो अपन ने ये पॉइंट अपने जान लिए नंबर 5 तक। अब नंबर 6 अपन बात करेंगे, इनमें जनन कैसा होता है, प्रजनन। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब देखिए भाई, नंबर्स अपन ने जान लिए थे नंबर 5 तक। नंबर 1 पे आपने देखा था जड़, नंबर 2 पर स्टेम यानी कि तना, नंबर 3 पर पत्तियां, नंबर 4 पर पुष्प, फल और बीज आ गए थे। फिर अपन ने देखा था इसमें परागण,
नंबर 5 पर। नंबर 6 पे अपन देखेंगे प्रजनन या जनन, रिप्रोडक्शन। इनमें रिप्रोडक्शन देखो ध्यान रहे, इनमें परागण की क्रिया बहुत कम होती है, क्योंकि या तो पुष्प होते नहीं है, पुष्प होते तो उनमें बीज होते नहीं है। परागण की क्रिया इनमें बहुत कम है, नगण्य के बराबर है। तो इसमें जो इनमें जो जनरली जो जनन होता है, अधिकांश पादपों में कायिक प्रकार का जनन पाया जाता है, यानी कि वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं अधिकांश जलोद्भिद पादपों में वेजेटेटिव यानी कि कायिक, वेजेटेटिव ये कह सकते हैं कायिक प्रकार का जनन पाया जाता है। ये लीजिए, अब अपन इसकी बात कर लें कि कार्य की अनुकूलन यानी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या क्या है। इन पादपों में कार्य की अनुकूलन की अगर अपन बात करें तो आप देखेंगे इनके अंदर एरेनकाइमा पाया जाता है, यानी कि वायु ऊतक जिनमें हवा भरी होती है, इसकी वजह से हल्के रहते हैं। इनमें एयर चेम्बर्स होते हैं, जिसकी वजह से पुष्प क्या रहते हैं, हल्के रहते हैं। ये पौधे हल्के रहते हैं, जल पे तैरते रहते हैं। इनमें ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बहुत कम होता है, इनमें ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत कम होता है। यांत्रिक ऊतकों का इनमें अभाव होता है, यानी मैकेनिकल टिश्यूज इनमें नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें वस्कुलर जो टिश्यू होते हैं, जिसे संवहन ऊतक कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम, वेस्कुलर टिश्यूज के एग्जाम्पल है जाइलम एंड फ्लोएम, वो भी इन पादपों में नहीं पाए जाते हैं। एक बार आप इन्हें नोट कीजिएगा। फिर अपन नंबर 7 पे अपन जो डिस्कस करेंगे वो है जलीय पादपों में कार्य की अनुकूलन यानी कि फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा।